अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी व्हाई इज इंडिया डिस्टर्ब्ड एक्सपोज्ड बाय लकी बीस्ट। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उनको भी सपोर्ट कीजिएगा, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, जो मेरे साथ हैं अली सकलान इकबाल। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। आज आप देख रहे हैं यार, पूरी दुनिया के अंदर एक तरह का वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। और ये पूरी दुनिया में नहीं हो रहा है। अगर मैं बाद में आऊँगा तो हिंदुस्तान के ऊपर आऊँगा, लेकिन हम इसको शुरुआत करते हैं पूरी दुनिया से। अगर आपने देखा हो, उसकी शुरुआत हुई थी 2014 में। 2014 में जब पहली बार यूक्रेन और रशिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, बहुत सारे देश आए, उन्होंने एक शांति समझौता किया और ये वॉर रुक गया। लेकिन आपको पता है कि कोरोना के ख़त्म होने के बाद यूक्रेन और रशिया का वॉर स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे लोग इस वॉर को भूलने लगे। और ये फिर वॉर कहाँ पर आया? ये वॉर आया अमेरिका, ईरान और इज़राइल के बीच पर। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका, ईरान और इज़राइल के बीच में जब वॉर था तो बीच में कुछ नहीं हुआ। उससे पहले वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिया गया। आप सबको पता है। आप सबको पता है कि सीरिया के अंदर कैसे गृह युद्ध हुए, वहाँ के प्रेसिडेंट मॉस्को चले गए अपने देश को छोड़ के। आप देख सकते हैं कि हमारे पड़ोस में श्रीलंका धीरे धीरे ख़त्म हुआ। श्रीलंका में टोटल कंट्रोल किसका? चाइना का। फिर आपने देखा कि नेपाल के अंदर कैसे एक ही रात में नेपाल की सत्ता गिर गई थी। ऐसा नहीं है कि वो एक ही रात में हुआ था। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मेरा एक इंटरव्यू देखा होगा टाइम्स के अंदर, जिसमें मैंने 8 महीने पहले मैंने बताया था कि नेपाल की सत्ता गिर जाएगी। ये आपको एक शॉकिंग लगेगा। आप अभी कुछ दिन के बाद एक और न्यूज़ सुन लेंगे कि नेपाल की गवर्नमेंट गिरने वाली है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश के अंदर कैसे हालात पैदा हुए और बांग्लादेश में शेख हसीना की गवर्नमेंट गिर गई और 32 साल के बाद पहली बार कोई पुरुष, मतलब मेल प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान ने बांग्लादेश की सत्ता को संभाला। आज भी बांग्लादेश के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात हो रहे हैं। आज अगर हम हिंदुस्तान में अपनी ही सीमाओं के अंदर फेंसिंग लगाने की बात कर रहे हैं तो उसमें यूएन को प्रॉब्लम है। बांग्लादेश को तो है ही, लेकिन आप सोचो यूएन को भी प्रॉब्लम है। यूएन बोलता है कि यार नहीं, आप अपने ही देश की सिक्योरिटी नहीं कर सकते। फिर आप आ जाओ आप पाकिस्तान की ओर। दुनिया कहती थी कि नहीं यार, अगर आपने ध्यान से देखा हो, लोग कहते हैं यार कि मजहब सबसे ऊपर है, हम तो मजहब की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर जो वॉर चल रहा है, आप उसको मजहब का वॉर तो बोल ही नहीं सकते यार। दोनों देशों के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। आज दोनों देश एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं, तो आप इसको कैसे बोल सकते हैं कि हम मजहब के लिए लड़ रहे हैं? नहीं, दोनों क्या कर रहे हैं? सिर्फ पावर के नशे में, सबको पावरफुल बनना है। रशिया को पावरफुल बनना है, एशिया के अंदर सबसे पावरफुल। अमेरिका को क्या करना है? पूरी दुनिया को कंट्रोल करना है। अमेरिका कहता है कि दुनिया मेरे हिसाब से चलेगी। चाइना कहता है कि पूरी दुनिया को तो टेक्नोलॉजी मैं दे रहा हूँ, तो मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ? ये तो पूरी दुनिया का मैंने आपको बताया, इस सिनेरियो को समझाने की कोशिश करी। लेकिन कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आज हिंदुस्तान के अंदर, मैं सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर की बात कर रहा हूँ, एक अलग सा वैक्यूम क्रिएट होने की कोशिश कर रहे हैं? आप एक पल के लिए महसूस करके देखना कि हर जगह, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, लद्दाख के अंदर आपने देखा कि कैसे लद्दाख के हालात ख़राब हुए और गवर्नमेंट ने उन हालातों को कंट्रोल करने के लिए एक लीडर को अरेस्ट किया और जेल डाला। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। इसके बाद आप देखो कि आज हिंदुस्तान के बहुत सारे स्टूडेंट्स गवर्नमेंट से नाराज़ हैं और बिल्कुल नाराज़ होना चाहिए। कहते हैं कि किसी भी देश के अंदर जो बच्चे होते हैं उस देश का भविष्य है। अब वर्ल्ड में उठाकर देख लो, अगर मैं भी कहता हूं अगर आपको किसी भी देश को ख़त्म करना हो तो आप उसके ब्रेन को ख़त्म कर लो, वो देश अंधकार में चला जाएगा। आज बहुत सारे बच्चे जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। दो तरह के लोगों के ओपिनियन आने शुरू हो जाते हैं। लोग कहते हैं यार तो फालतू चीज़ है, कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल सही है। अगर मैं दोनों पॉइंटों को लेके चलूंगा कि सही है या गलत, हम उस पर बात करेंगे। आप बिहार के ऊपर आ जाओ, देश का एक अलग ही समुदाय नाराज है कि इस देश के अंदर फेक एनकाउंटर, हिंदुस्तान में बहुत सारे फेक एनकाउंटर हुए हैं। ऐसा नहीं है, आप किसी भी एनकाउंटर को उठाकर देख लो, कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा कि ये बिल्कुल फेयर एनकाउंटर नहीं है। कहीं ना कहीं पुलिस की प्लानिंग है, आदमी को अरेस्ट करके मारा गया है, या जिस तरह से पुलिस एविडेंस देने की कोशिश कर रही है वो क्राइम सीन पर या एनकाउंटर सीन पर बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं। लेकिन भारत एनकाउंटर को लेके देश का एक बहुत बड़ा वर्क क्या हो गया? नाराज हो गया प्रेसिडेंट गवर्नमेंट से। फिर आप यूपी के अंदर आके देख लो,
हर इंसान की अपनी एक श्रद्धा होती है। कहते हैं जीवन के अंदर कि चाहे गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, हर आदमी का सर किसके आगे झुकता है? ईश्वर के आगे झुकता है। कहते हैं कि लोग दुनिया में आप किसी से नहीं डरोगे, दुनिया के बड़े बड़े पावरफुल लोग, बड़े बड़े राजा महाराजा वॉरियर, लेकिन अगर उनका सर झुका है तो सिर्फ ईश्वर के आगे झुका है। क्योंकि लोगों की ये कहावत है ना यार कि भाई ईश्वर तो देख रहा होगा, भगवान से तो डर, ये कहावत है। लेकिन इसी देश के अंदर अब आप देख सकते हैं कि राम मंदिर, उसमें भी चोरी। तो फिर देश का एक और बहुत बड़ा वर्ग क्या हो गया? नाराज हो गया। और नाराज होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति ने अपनी श्रद्धा के अनुसार क्या किया, जितनी श्रद्धा है। जिस व्यक्ति की श्रद्धा 1 रुपए की थी उसने 1 रुपए डोनेट किया, भगवान को दिया। जिस आदमी की श्रद्धा करोड़ रुपए की थी उसने करोड़ रुपए दिए। मतलब जिसकी जैसी थी हैसियत के हिसाब से सबने पैसे दिए, लेकिन उसमें भी चोरी। तो नाराज होना बिल्कुल सही है। तो आपको लग रहा होगा कि हर जगह से, चाहे वो नीट के पेपर्स हो, दिल्ली जंतर मंतर पर धरना हो, चाहे पूरा नॉर्थ ईस्ट आज आग पर जल रहा है, चाहे आप बिहार के अंदर आ जाओ, चाहे आप उत्तर प्रदेश के अंदर आ जाओ, चाहे बेरोजगारी आ जाओ, एक धीरे धीरे वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार नहीं, देश के लोगों को ये नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं सरकार से पूछता हूँ, देश की सरकार से, सर आप ऐसे हालात ही क्यों पैदा होने देते हो कि लोग रोडों पर आएँ? आज जो बच्चे जंतर मंतर पर भूखे बैठे हैं, इनकी कोई ये मांग नहीं है कि आप इनको इनके बैंक बैलेंस भरो, और ये नहीं कह रहे हैं कि आप इनको सुविधाएं दो। ये कह रहे हैं कि इस देश में 22 लाख बच्चों के नीट के पेपर कैंसिल हुए, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, एक रिजाइन मांग रहे हैं। आपको पता है एक इलेक्शन के अंदर कितना खर्चा आता है? जो इस देश के होम मिनिस्टर बने हो या देश के एजुकेशन मिनिस्टर बैठे हो, प्राइम मिनिस्टर बैठे हो, तो आपको शौक लगेगा ये जानकर कि 2024 का एक रिकॉर्ड है, मतलब डाटा है, 1,35,000 करोड़ का खर्चा इलेक्शन का। पता है आपको? 2019 में जो इलेक्शन हुए थे ना, 60,000 करोड़ का खर्चा हुआ है इलेक्शन का। पता है आपको? और आपको पता है आज जिन्हें आप अपना मिनिस्टर बनाते हैं, इस देश की सुरक्षा की डोर है, बच्चों की भविष्य की डोर है, जिनके हाथों में आपकी फ्यूचर की डोर है। कभी आपने सोचा है कि इनके ऊपर, इनकी सिक्योरिटी के ऊपर कितना खर्चा आता है? अगर मैं आपको एक छोटा सा हिंदुस्तान की सबसे छोटी सिक्योरिटी एक्स कैटेगरी की बात बताऊं ना, जहां पर सिर्फ शायद 1-2 कांस्टेबल होते हैं, एक एसआई होता है साथ में, इसका भी खर्चा 5 से 10 लाख रुपए का है। समझ में आ रहा है? हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों के पास जेट की सिक्योरिटी है, जेट प्लस की सिक्योरिटी है, सभी नेताओं के पास। आपको पता है खर्चा कितना है? पर मंथ का खर्चा 40 से 50 लाख रुपए। पता है आपको? इस देश के प्रधानमंत्री के पास जो एसपीजी की सिक्योरिटी है, आपको पता है उसका खर्चा कितना है? 600 करोड़ का खर्चा है। ऐसा नहीं है कि ये खर्चा किसी नेता की जेब से आ रहा है, किसी मिनिस्टर अपने बैंक बैलेंस से दे रहा है, नहीं। इस देश में हर रोज जो लोग काम करते हैं ना, सुबह से लेकर शाम तक, वो जितना भी कमाते हैं उनके टैक्स का ये पैसा है। हर आदमी मेहनत करता है और अपना टैक्स का कुछ हिस्सा भारत सरकार को देता है, ताकि हमारी देश पावरफुल बने, सुपर पावर बने। लेकिन आप सोच रहे हैं कि इसी देश के अंदर नीट के पेपर लीक होते हैं, यानी कि लगभग 3,000 करोड़ का नुकसान होता है देश को। अब आप कहोगे यार तो देश को नुकसान हो रहा है। नहीं, वो देश का नुकसान किससे कवर किया जाएगा? आपसे और हमसे ही कवर किया जाएगा। देश में क्या होगा? चीजें महंगी होंगी, क्योंकि उस पैसे को क्या करना है? कवर करना है। तो जो ये वैक्यूम बन रहा है, ऐसा नहीं है कि ये सारी की सारी गलती आम जनता की है, कहीं ना कहीं पावर में बैठे उन लोगों की गलती है। बिल्कुल आपकी गलती है, क्योंकि आपको लोगों ने चुना है। जब आपके ऊपर एक महीने में 100 करोड़ का खर्चा आपकी सिक्योरिटी पर किया जा सकता है, तो आपका फर्ज बनता है इस देश के बच्चों के भविष्य को सेव करना। जब आपके ऊपर लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, तो आप ही का फर्ज बनता है कि इन देश के बच्चों को रोजगार दिया जाए। जब आपके ऊपर अरबों रुपए का खर्च हो रहा है, यानी कि 1,35,000 करोड़ का खर्चा हो रहा है आपकी पार्टी को देश की सबसे पावरफुल पार्टी बनने में, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस देश के सारे बॉर्डर्स को सेफ रखने की। और आज आप देखिए देश के अंदर एक अलग वर्ग है। आपको पता है हर आदमी जीवन में 1-1 रुपए अपनी पूंजी जोड़ता है। हर आदमी जोड़ता है ना। जीवन में एक इंसान क्या मांगता है? कि इंसान मांगता है उसका एक छोटा सा घर हो, बस 1 कमरे 2 कमरे की। इससे ज्यादा लोगों की क्या नहीं है, लोगों की मांग नहीं है। लेकिन लोगों को किस जगह पर बसाया जाता है? जब एक बाढ़ आती है तो लोगों का घर चला जाता है। बात समझ में आ रहा है?
लोगों को ऐसी जगह पर बसाया जाता है। आपका फर्ज बनता है, क्योंकि आप सरकार में हो, आपकी जिम्मेदारी है लोगों की उस जमीन को सेव करना। आपको पता है कि बरसात आएगी, बाढ़ आएगी, लोगों के घर उजड़ जाएंगे। अगर इन्हीं लोगों के हक के लिए कोई इंसान आवाज उठाता है तो आप उसका एनकाउंटर कर देते हो। लोग आते हैं रोडों के ऊपर जस्टिस मांगने के लिए, लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार, अगर हम जस्टिस दे देंगे तो क्या होगा, कल हर आदमी जस्टिस मांगने लग जाएगा। लेकिन पल के लिए सोचा आपने, आज से पहले ये लोग कभी नहीं आए जस्टिस मांगने। इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी आपकी पुलिस फोर्स की रही होगी, कहीं ना कहीं कमी आपके प्रशासन की रही होगी, कहीं ना कहीं नाकामी आपकी सरकार की रही होगी, तभी ये लोग रोड पर आए हैं। तो ये लोग गुनहगार नहीं है, गुनहगार आप लोग हो जो इन लोगों को आज रोड के ऊपर लेकर आ गए। एक आदमी अपने जीवन में एक एक रुपए बचाकर बैंक से लोन लेकर, यार बैंक से लोन लेके एक छोटी सी गाड़ी खरीदता है। उसका सपना होता है गाड़ी खरीदना, और ऐसा नहीं है कि उस आदमी के पास बहुत पैसे। अगर आज हिंदुस्तान में आप किसी भी आदमी का डाटा निकालो, उसके बैंक के रिकॉर्ड निकालो, तो मैं आपसे कहता हूं लिख कर कि इस देश में 99% ऐसे लोग होंगे जो अगर अपनी गाड़ी खरीदते हैं तो बैंक से लोन लेते हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने कैश पैसे से गाड़ी ले सकें। लगभग 80 से 90% लोग क्या करते हैं, बैंक से ब्याज में पैसे लेते हैं, ब्याज भी भरते हैं। फिर आप एक एथेनॉल लेके आ जाते हो, आप एक एक्सपेरिमेंट करते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास तो काफिला है 100 गाड़ियों का। आप तो भारत सरकार की सरकारी गाड़ियों में चल रहे हो, जहां आपको 1 रुपए का भी पेट्रोल नहीं भरना। अगर गाड़ी के अंदर कोई भी मेंटेनेंस होती है तो वो हिंदुस्तान के लोगों के टैक्स के पैसों की होती है। लेकिन एक आम आदमी के बारे में सोचा है, कोई आदमी टैक्सी चला रहा है, उसने अपने जीवन की पूंजी लगा दी कि मैं एक छोटी सी 8-10 लाख की गाड़ी खरीदूंगा जिससे मेरा परिवार चलेगा। लेकिन आप एथेनॉल लेके आते हो, आदमी का इंजन खत्म हो जाता है। तो एथेनॉल की वजह से देखो गाड़ियों में कैसा कैसा प्रॉब्लम आ रहा, देखो अंदर पूरा कैसा जमा होगा, पूरा कचरा। मोटरसाइकिल रिफ्यूजिंग टू स्टार्ट। कभी उस व्यक्ति के बारे में सोचा आपने? अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो पहले आप अपने सरकारी गाड़ियों पर एक्सपेरिमेंट करो, आप अपने व्हीकल पर एक्सपेरिमेंट करो ना। आपके पास तो सरकार की फंडिंग है, लेकिन उन आम लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट क्यों? और यही क्या हो जाता है, भ्रष्टाचार का एक चीज और होता है। जहां कहते हैं कि 20% हम लोग एथेनॉल डालेंगे, यहीं इस देश के अंदर एक ऐसा वर्ग है जो इस चीज का भी फायदा उठाता है। कहता है भाई देखो 20% तो एथेनॉल क्या कर रहा है, भारत सरकार डाल रही है, तो 20% हम कैरोसिन हम डाल देते हैं, पानी हम डाल देते हैं। क्यों? अब पेट्रोल पंप वाले को कह देंगे भाई ये तो सरकार ने किया है। तो भ्रष्टाचार अगर मैं यहां से बोलूं ऊपर से, तो नीचे तक पूरा भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। और इस दुनिया में आप कोई भी प्रोटेस्ट उठाकर देख लो, कोई भी आज देश के अंदर जिन लोगों ने धरना पर बैठे हैं, आप उनकी मांगे उठाकर देख लो, उसकी शुरुआत भ्रष्टाचार से हुई होगी। चाहे आप भारत एनकाउंटर की हम बात करें, चाहे हम राम मंदिर के अंदर 3500 करोड़ चोरी की बात करें, सब भ्रष्टाचार है देश के अंदर। हर चीज पर भ्रष्टाचार। ये भ्रष्टाचार लोगों को मजबूर करता है रोड के ऊपर आने के लिए, अपने हकों के लिए आने के लिए, अपने अधिकारों के लिए आने के लिए। आपने कभी ये सोचा है, इस देश में किसान रोडों के ऊपर बैठे थे, शायद आम लोगों के पास तो उसका डाटा भी नहीं होगा। मैं आपको ये बताऊं कि जब किसान लोग इस देश में धरने में बैठे थे ना, 1 महीने का, सिर्फ मैं आपको 36 डेज का बता रहा हूं, 36 डेज का भारत सरकार को 70,000 करोड़ का नुकसान था। फिर वो नुकसान आप में से और हमसे ही वसूला जाएगा। तो मैं आज भी इस देश की सरकार से, प्रेजेंट गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर, यही बच्चे इस देश का भविष्य है सर। यही बच्चे कल जाकर कोई इंजीनियर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई हमारे भारत देश का थल सेना का अध्यक्ष बनेगा, कोई वायुसेना का बनेगा, कोई नौसेना का बनेगा। लेकिन नहीं, ऐसे रोड के ऊपर बैठकर नहीं बनेंगे सर। कि आज बच्चे रोड के ऊपर धरने में बैठे हुए हैं, मांगे उनकी सही है, अगर वो कह रहे हैं कि आप उन मांगों को मानो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हर मांग को मानो। मैं ये जानता हूं कि सरकार के पास क्या क्या समस्याएं होंगी। सरकार को ये लगता है अगर आज हमने इनकी मांग मान ली तो कल हर स्टूडेंट आके धरने पर बैठेंगे और हर आदमी जस्टिस मांगना शुरू कर देगा। हम किस किस को जस्टिस देंगे? नहीं सर, पहले आप ये देख लो कि उनकी मांगे क्या हैं। सच में उनकी जस्टिस को लेके मांग है या वो एक प्रोपेगेंडा फैला रहे? आपके पास तो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स है, आपके पास तो आईबी है, आपके पास तो रिसर्च एंड एनालाइज विंग है, आपके पास तो दुनिया भर का प्रशासन है जो आपको हर सेकंड की रिपोर्ट देता है।
जब आपको हर सेकंड्स की रिपोर्ट्स मिलती है तो आपको ये रिपोर्ट क्यों नहीं मिल रही कि आज जो इस देश में हो रहा है एक अंदर ही अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, लोगों के अंदर धीरे धीरे अंदर ही एक गुस्सा बढ़ता हुआ जा रहा है। और आपको पता है देश के अंदर या देश से बाहर बहुत सारे एंटी एलिमेंट्स ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ का फायदा उठाते हैं, जो नफरत पैदा करते हैं हमारे ही बच्चों के अंदर, हमारे ही लोगों के अंदर, हमारे ही देश के खिलाफ। वो ऐसे ही पल, ऐसे क्षणों का इंतजार करते हैं। वो लोगों को मदद करते हैं पैसों से, लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि तुम्हारी सरकार सही काम नहीं कर रही है। एक पल के लिए आप ये सोचकर देखो कि एक बच्चा जो 9 दिन से भूख हड़ताल में बैठा हुआ है, जब उसको न्याय नहीं मिलेगा, एक मेरे जैसा इंसान, सपोज करो कि एंटी नेशनल आदमी, कितना वक्त लगेगा उसको, उस बच्चे को इस देश के एंटी खड़ा करने में। तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, अगर ये लोग लाइन में खड़े रहकर, धूप में खड़े रहकर अपना सारा काम छोड़कर आपको एक आम इंसान से एक स्टेट का सबसे पावरफुल आदमी बनाते हैं या एक देश का सबसे पावरफुल आदमी बनाते हैं, तो आपका भी फर्ज है उस आम इंसान को रोटी, कपड़ा, मकान और एक अच्छा भविष्य देने का। और मैं देश की सरकार से, हर राजनीतिक पार्टी से, देश के अंदर जो भी इंटरनल इंटेलिजेंस विंग है, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस विंग है, मैं उनसे भी एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि जो ये धीरे धीरे वैक्यूम बढ़ रहा है, ये आम नज़र आ रहा है, लेकिन आप ग्राउंड पर रियलिटी जाकर देखोगे तो अंदर से लोग बहुत नाराज़ हैं। लोग सिर्फ जस्टिस मांग रहे हैं और सरकार को बहुत जल्दी एक इन लोगों को जस्टिस देना चाहिए और लोगों को भरोसा दिलाना चाहिए कि हमारी देश की सरकार इस देश के हित में काम कर रही है। और ऐसा नहीं है कि वो बोलने से होगा, अगर आपने बोल दिया तो ऐसा नहीं है कि लोग विश्वास करेंगे। मैं लोगों से यही कहता हूं कि नेता कुछ भी बोल रहा हो, कोई लीडर कुछ भी बोल रहा हो, आप सिर्फ उसको सुनो, विश्वास तब करो जब वो अपने वादे को पूरा करे। क्योंकि बहुत सारे लीडर्स होते हैं जो दुनिया भर के वादे करके जाते हैं आपसे, लेकिन क्या सच में वो वादे ग्राउंड पर क्रिएट हो रहे हैं या नहीं, इस चीज पर मैं लोगों से एक चीज और कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर बहुत सारे लोग हैं, हर आदमी को पूरा लोकतांत्रिक अधिकार है इस देश के अंदर, आपको पूरी आजादी है कि आप इस देश में किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें, कांग्रेस को सपोर्ट करें, समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करें, किसी भी पार्टी को सपोर्ट करें, यह आपका अधिकार है। लेकिन अगर आपकी कोई भी पार्टी जिसे आप पसंद करते हैं वो पार्टी सच में लोगों के साथ न्याय नहीं कर रही है, तो आपका एक सच्चे हिंदुस्तानी होने के नाते आपका एक फर्ज बनता है कि आप अन्याय के खिलाफ भी आवाज उठाओ। अगर आपकी पार्टी अच्छा काम कर रही है तो देश की जनता उसे सुनेगी, लेकिन जब आपकी पार्टी अच्छा काम नहीं कर रही है, देश के लोगों के साथ विश्वासघात कर रही है, लोगों को जस्टिस नहीं दे रही है, तो आपका फर्ज बनता है सर कि वो कमियां भी अपनी पार्टी को बताना या इस देश के लोगों को सच्चाई सामने लेकर आना। और मैं अंत में एक ही चीज कहना चाह रहा हूं इस देश के लोगों के साथ कि मैं मानता हूं कि कभी कभी जस्टिस मिलने में वक्त लगता है। ऐसा नहीं है कि इस देश के सभी पुलिस ऑफिसर करप्ट हैं, अगर ऐसा होता तो इस देश से लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाता, हम अपने घरों में नहीं बैठ पाते। तो कुछ एक लोग जरूर दुनिया के हर सिस्टम के अंदर, चाहे वो पुलिस फोर्स हो, चाहे कोई भी सरकारी विभाग हो, चाहे इस देश की राजनीति हो, कुछ एक भ्रष्ट होते हैं, लेकिन अच्छे लोग भी हैं। भ्रष्टों के हमेशा हमें खिलाफ होना चाहिए और जो अच्छे लोग हैं, जो सच में इस देश हित में काम कर रहे हैं, हमें उनका हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। और मैं दोबारा देश के लोगों से एक ही विनती करना चाहूँगा कि आप हमेशा कितनी भी खतरनाक, बुरी और मुसीबत वाली परिस्थितियाँ आ जाएं, आप हमेशा अपने देश के साथ खड़े रहो, क्योंकि इस संसार में देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं। थैंक यू। जी गाइस, और शुरू से लेके जो है एंड तक वीडियो देखी है, इनकी बातें जो है ना वो बहुत अच्छी लगी हैं। लेकिन मैं सबसे पहले ये एक चीज़ मेंशन कर दूं कि कुछ लोगों को लगता है जी कि अगर इंडिया में कुछ बुरा हो रहा है तो मतलब कि पाकिस्तानी तो खुश होते ही हैं ना, वो एक अलग बात है। मैं अपने तीनों की बात कर रहा हूँ कि हम तीनों जो हैं वो यहाँ पे बैठ के जो है खुश होकर रिएक्शन देते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है भाई। पाकिस्तान का कोई मसला हो, इंडिया का कोई मसला हो, हमने रिएक्शन देना है।
हमने ये नहीं कि इंडिया के जो है वो अगर कुछ हुआ है तो उस पे खुश हो जाएंगे, पाकिस्तान में हुआ है तो गम मनाएंगे, ऐसा नहीं होता। हमारे लिए जो है सब कुछ एक बराबर है। अगर पाकिस्तान का इशू है या इंडिया का इशू है या किसी और कंट्री का इशू है, तो हमने रिएक्शन देना होता है, अपना एक समझ लें कि तजिया देना होता है, कुछ अपना नज़रिया बताना होता है कि हम इस बारे में क्या सोच रहे हैं। हम ना तो ये सोचेंगे कि ये इंडिया पे हो रहा है तो हम जो है वो बिल्कुल ऐसा ही बोले जैसा कि वीडियो में है, बिल्कुल भी नहीं। कई वीडियो ऐसी आई हैं जिसमें मतलब कि इंडिया का कोई ना कोई समझ लें कि नुकसान है जिसमें, या कुछ ऐसा ऐसा बयान हो तो कुछ ना इंडियंस जो है वो जो हमारे व्यूवर्स भी हैं वो ये समझते हैं कि हमारे सामने अगर ऐसा होगा तो ज़्यादा बेइज्जती होगी जी उनकी। तो ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कमेंट्स पढ़े थे पिछले दिनों, एक वीडियो थी, अब मुझे ज़हन में नहीं है, उसके कमेंट्स मैंने पढ़े थे तो मैं एकदम से ना वो मेरे बात ज़हन में आ गई, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो कमेंट्स मैंने पढ़े कि वो कह रहे थे कि खुश हो जो इंडिया का ये नुकसान हुआ। भाई हम क्यों खुश हो जाएं? कुछ जो है वो कह रहे थे, कमेंट्स आए, किसी ने कहा कि जी ये अपना बिल्कुल ठीक प्रोटेस्ट हुआ है, मतलब प्रोटेस्ट की बात हो रही थी कि शायद कोई वीडियो थी, या ये काम इंडिया में बिल्कुल ठीक हुआ है और इंडिया में बोलना चाहिए, गलत हो रहा है। तो नीचे ना उसके मैं देख रहा था कुछ जो है व्यूवर्स जो थे वो कह रहे थे कि इन पाकिस्तानियों के सामने ये तुम क्यों बोल रहे हो अब ऐसा। भाई अगर मतलब कि कुछ भी अगर आप बोल सकते हैं तो आप इंडिया के अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके बारे में भी बोल सकते हैं। हम ना तो वो देख के खुश होते हैं और ना कुछ ऐसी बात है। तो ये अगर वीडियो अगर बनी है तो ये एक किस्म की इन्होंने न्यूट्रल रह के बनाई है। मैं सीधा से कहूंगा कि न्यूट्रल रह के बनाई है। इन्होंने किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया, किसी चीज को सपोर्ट नहीं किया। इन्होंने अगर सपोर्ट किया है तो हिंदुस्तान को सपोर्ट किया है। इन्होंने अगर सपोर्ट किया है तो अपना स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि स्टूडेंट, वो जो स्टूडेंट है जो जो जंतर मंतर में बैठे हुए काकरोच, वो एक प्रोपेगेंडा है। वो भाई ठीक है, आपकी एक आपने कुछ देखा होगा जो आपको लगा होगा प्रोपेगेंडा है, कुछ लोगों ने ये देखा होगा कि नहीं नहीं ये सही है। इन्होंने भी बीच में कहा कि दो वर्ग हैं, कि एक कहता है कि ठीक हो रहा है, एक कहता है कि ये गलत हो रहा है। बात इनकी जो बाद में सुनने वाली थी ना वो मुझे अच्छी लगी कि इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट के पास मशीनरी है, गवर्नमेंट मशीनरी है, वो अपनी मशीनरी यूज कर सकते हैं, मतलब अदारे हैं, सीबीआई है, उसके बाद और इंटेलिजेंस इदारे हैं, तो उनके थ्रू जो है वो सारा कुछ मालूम कर सकते हैं। ग्राउंड रियलिटी जो है वो पता चल जाती है कि ये इसके पीछे प्रोपेगेंडा है या इसके पीछे जो है वो वाकई वो अपना हक मांगने के लिए आए हुए हैं। तो अगर उनको जस्टिस ना दिया गया, कल को ये चीज़ जो है वो एक खला पैदा करेगी, वैक्यूम पैदा करेगी। ये बात इनकी ठीक है, जो कि ऐसा ऐसा बढ़ता है, ज़रूरी नहीं होता कि एकदम से जो है बढ़ जाए। तो इसकी जो है वो आड़ में जो जितनी बाहर की ताकतें होती हैं ना, जो नज़र टिका के बैठी होती हैं इन जैसे मुद्दों को लेके, उसके बाद वो एंट्री बीच में डालते हैं और वो काम खराब करते हैं, फिर वो प्रोपेगेंडा और ये सारा कुछ बन जाता है। तो उससे पहले ही बेहतर है कि उस मामले का जो है वो कोई हल जो है वो निकाला जाए, जो जिससे अवाम भी खुश हो जाए और इंडिया को भी फ़ायदा हो, मतलब मुल्क को फ़ायदा हो। हम हम अगर बात करें तो हम कुछ लोग कहेंगे कि जी आप अपने पाकिस्तान के मसाइल देखें, उधर भी काफ़ी सारे हैं। बिल्कुल हैं भाई, हम तो यहाँ पे यही कहते रहते हैं ना कि हमारे ये मसाइल हल हों, हमारे ये जो लोगों को जीना हराम हुआ हुआ है, इतनी महंगाई हुई हुई है, हम यही तो कहते हैं कि यहाँ पे भी ठीक हो सारा कुछ। लेकिन यहाँ पे मसला पता क्या है कि डेमोक्रेसी नहीं है। ये सबको पता ही है कि हम वोट किसी को देते हैं, बनते कोई और है। तो हम यहाँ पे जो है वो इतना कुछ कर नहीं सकते। लेकिन वहाँ पे एक डेमोक्रेसी मुल्क है, डेमोक्रेटिक मुल्क है, वहाँ पे अवाम जो है वो चुनती है। इन्होंने पूरा खर्चा बताया कि इतना खर्चा होता है, गवर्नमेंट को सुनना चाहिए। अवाम जो है धूप में खड़े होकर अगर वोट देती है तो उनको भी सोचना चाहिए, और अवाम जो है वो अपना हक मांग सकती है, लीगल वे से मांग सकती है, प्रोटेस्ट कर सकती है, पुरअमन एहतजाज कर सकती है।
तो जो ज़ाहिर है पुरअमन नहीं करेगा उस पे लाठीचार्ज होना चाहिए। मैं ये भी कहूँगा कि ये नहीं कि मतलब कि तोड़-फोड़ शुरू कर दें। अगर पाकिस्तान में तोड़-फोड़ वाला अगर कोई सीन हुआ है, कोई प्रोटेस्ट हुआ है तो उधर में हमने यही कहा है कि ठीक किया है फिर गवर्नमेंट ने भी। तोड़-फोड़ वाला काम नहीं करना चाहिए था। पुरअमन एहतजाज करें, पुरअमन सुकून से जो है वो एहतजाज करें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएँ, अपना हक माँगे। भाई माँगना हर किसी का हक जो है वो हक माँगना उस पे कोई रोक नहीं लगा सकता, कानून इजाज़त देता है। लेकिन पुरअमन तरीके से, अगर कोई पुरअमन तरीके से जो है वो माँग रहा है तो उसकी माँगों को देखना चाहिए, को जो जो जायज़ है उसको पूरा करना चाहिए। नहीं तो ये वही बात है कि इन्क़िलाब पैदा होता जाएगा और ये बाहर की ताकतें जो हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं। इन्होंने शुरू में जो है वो मिसालें दी जी पहले श्रीलंका में हुआ, नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, वेनेज़ुएला में जो कुछ हुआ, मतलब इन्होंने दुनिया की मिसाल दी, जंगें हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। अवाम जो है वो नेपाल का तख्ता पलट कर दिया, बांग्लादेश का कर दिया। तो ये शुरू में इन्होंने जो है वो चीज़ के इन्होंने कहा था कि नेपाल में ये होने वाला है कुछ दिनों बाद, उस कुछ दिनों बाद हुआ था नेपाल में। ज़ाहिर है ये कि इंटेलिजेंस के बंदे हैं ये, तो वो ये मतलब सोच सकते हैं ना पहले से ही कि ये चीज़ हो रही है वहाँ पे। अब ज़ाहिर है बाहर की ताकतें उस चीज़ का फ़ायदा उठाएँगी और उनका मतलब कि गलत इस्तेमाल करेंगी और वही हुआ नेपाल में जो है वो तख्ता पलट हुआ। सबको मारा गया, पीटा गया, वो जो हमने देखा था। बांग्लादेश में भी ऐसा हुआ। तो ये थोड़ा-थोड़ा करके ही जो है वो इख़लाक़ जो है वो बहुत ज़्यादा पैदा हो जाता है। तो वो यही कह रहे हैं कि जायज़ माँगें जो हैं वो पूरी की जाएँ ताकि अवाम जो है वो निकली हुई है अगर कोई बाहर तो उनको सुना जाए। भूख हड़ताल वो काकरोच जनता पार्टी जो कर रही है, अगर तो प्रोपेगेंडा है भाई तो उस प्रोपेगेंडे को ख़त्म किया जाए, किसी तरीके से। उसको जड़ से उखाड़ा जाए। लेकिन अगर वो जायज़ हैं तो फिर उनकी माँगें जो है जायज़ माँगें जो है पूरी की जाएँ। ये तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट के काम बनता है ना, गवर्नमेंट जिसको ज़ाहिर है वोट दे के ऊपर आप लेके जाते हैं तो उसी का काम बनता है। तो आम जनता में से तो कोई उठ के आके जो है वो ये फ़ैसले तो नहीं कर सकता ना, ये तो गवर्नमेंट के फ़ैसले हैं तो गवर्नमेंट ने ही करना है, गवर्नमेंट ने जो है वो सहूलतें देनी है, गवर्नमेंट ने ही सुननी है बातें, ये गवर्नमेंट का ही काम है। ये कोई गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोले लेकिन ये है कि एक समझ लें कि वार्निंग सिचुएशन जो है वो बता रहे हैं कि ये काम ख़राब कर सकती हैं चीज़ें। अगर आप नहीं किसी की सुनेंगे तो वो एक दिल में नफ़रत, वो एक चिढ़ पैदा होना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ है, ये मत सोचें कि हम पाकिस्तानी हैं तो हम जो है वो हमारे सामने ऐसी वीडियो होगी तो या हमारे सामने कोई ऐसी बात करेगा तो ये एक किस्म की मुल्क की बेइज़्ज़ती है और नहीं है भाई बेइज़्ज़ती। हम रिएक्शन देते हैं, हमने पहले कहा कि हम पाकिस्तान की भी सुनते हैं, कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कितनी वीडियो हम देखते हैं ना, और उस पे कुछ पे बोल पाते हैं क्योंकि जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे हमने देख के बोलना होता है। तो सबको पता है कि क्या-क्या हम बोल पाते हैं, क्या नहीं बोल पाते, क्या परेशानियाँ हैं हमें यहाँ पे, क्या नहीं है, बिजली महँगी, सब कुछ महँगा है। इंडिया में अगर कुछ एहतजाज होता है, कुछ हड़ताल होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है, उस रीज़न को देखा जाए, अगर वो प्रोपेगेंडे में आती है तो उसको प्रोपेगेंडे को कुचला जाए, ताकि ये आने वाले वक़्त में ये चीज़ बढ़ ना जाए। तो ख़ैर इन्होंने जो है एक पूरा नक्शा जो है ना वो खींचा है कि ये चीज़ें हो रही हैं, वो जो एक एनकाउंटर जो है वो भारती मेरे ख़्याल में वो नाम था उनका जिनका एनकाउंटर हुआ है, तो वो जिनकी बीच में बात भी कर रहे थे। तो वो एनकाउंटर पुलिस वालों ने जो किया है, आपने तो देखी है ना शायद हाँ, वीडियो, बिल्कुल देखिए वो गलत हुआ है यार, वो वो उस बंदे गलत ने हुआ है। सरेंडर कर दिया था, फिर मारना नहीं चाहिए। बाकी ये है कि गलती जो भी थी कानून के माध्यम से सज़ा मिलनी चाहिए। हम किसी भी क्रिमिनल को एक रत्ती बराबर भी सपोर्ट नहीं करते। हम चाहते हैं कि जो भी क्राइम करता है, उसका जो दंड बनता है कानून के मुताबिक। लेकिन पुलिस भी कानून के अंडर है। पुलिस को भी कोई इस चीज़ का अधिकार नहीं है कि वो कानून को अपने हाथ में ले। दूसरी चीज़ देखें, बीजेपी का ना इन्होंने कहा, ना किसी भी जमात को इन्होंने कुछ नहीं कहा। इन्होंने सरकारों की एक ज़िम्मेदारी बताई है, जो भी सरकार हो, चाहे वो किसी भी पार्टी को हो। इन्होंने बताया, इन्होंने कहा है कि देखिए पर डे खर्चा जो आप लोगों के लिए किया जाता है, वो आप लोगों का ज़ाती तो है नहीं है, वो तो अवाम का पैसा है। अवाम जो है
वो बेचारे कितने ही मजदूर लोग हैं, उनसे भी टैक्स लिया जाता है, तो उनको सिक्योर करने के लिए सरकार की जिम्मेदारी होती है पूरी तरह से कि अपनी संतान की तरह प्रजा को समझा जाए और उनके हकूक का ख्याल किया जाए। करते भी हैं, ये नहीं कि नहीं करते। बीजेपी ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिसमें बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदली हैं। लखपति दीदी वाली जो योजना चली थी, उसमें अनपढ़ और कह लें कि सादा तबीयत की महिलाएं मौजूद थी। देख लें कि उनको भी तरक्की का मौका मिला है, उन सब ने भी मिलकर तरक्की की है। और उसके बाद और भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिसमें लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया गया है। लेकिन 2 चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बताई हैं। इन्होंने कहा है कि जो प्रोटेस्ट करते हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ तो ज़्यादती हुई होती है, ये बात सही है। लेकिन उसी चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए एक ऐसा पक्ष होता है जो जानबूझकर उस चीज़ को बढ़ावा देने की कोशिश करता है। तो ऐसे पक्ष को और जो रियल पक्ष है, इन दोनों में डिफरेंस जो है ना वो करना, ये सरकार की ज़िम्मेदारी है कि जिसके साथ ज़्यादती हुई है उसको इंसाफ मिलना चाहिए और जो उस ज़्यादती का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं उनको दंड मिलना चाहिए। दोनों का ये होना चाहिए। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अब एक मुद्दा इन्होंने बताया, जिस मुद्दे को लेकर जंतर मंतर जो पार्टी है वो निकली, काकरोच जनता पार्टी जिसको कहते हैं। तो अब देख लें कि वो सरासर गलत था, वो एक प्रोपेगेंडा था, उस चीज को हर किसी ने कंडम किया। लेकिन स्टूडेंट्स के साथ ज्यादती तो हुई, जो नीट के पेपर लीक हुए हैं वो तो ज्यादती है, उस चीज का समाधान करना भी जरूरी है। जो प्रोपेगेंडा हुआ है उसके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। लेकिन जो रियल ज्यादती जिन लोगों के विचारों के साथ हुई है, क्या इन दोनों मुद्दों में उनकी ज्यादती को भूल जाना चाहिए कि ठीक है जंतर मंतर पार्टी तो एक प्रोपेगेंडा था, सरकार के खिलाफ जो है वो एक साजिश थी, वो सही है। लेकिन जो गलत हुआ है उसको भी तो कहीं ना कहीं ठीक करना सरकार की जिम्मेदारी है। और इस चीज को लेकर जो है ना वो सरकारों को चाहिए कि अपनी अवाम जो है उनके मसाइल को भी हल करे। देखें कि अवाम जो है ना बड़ी मुश्किल से टैक्स पे करती है, कोई इतनी आसानी से नहीं होता। लेकिन उस चीज़ का जो कह लें कि खर्च करने का जो तरीकाकार है, उसको मद्देनज़र रखना बड़ा ज़रूरी है कि क्या वो सही हो रहा है। अब जिस तरह से इन्होंने बताया, इन्होंने कहा है कि जो एहतजाज होता है उसका नुकसान बड़ा होता है। इन्होंने कहा पता नहीं करोड़ों के हिसाब से एक दिन का जो नुकसान है वो होता है, तो वो नुकसान किसने पूरा करना है? अवाम ने। अब यहाँ पे ज़िम्मेदारी सरकार की नहीं है, यहाँ पे जो ज़िम्मेदारी है वो अवाम की आ जाती है। आप एहतजाज करिए, लेकिन जो कुछ भी है वो आपकी प्रॉपर्टी है, वो सरकार की ज़ाती नहीं है। सरकारी जो भी प्रॉपर्टी होती है वो पब्लिक के लिए प्रॉपर्टी होती है और वो पब्लिक का अधिकार होता है। और पब्लिक को चाहिए कि अपनी चीज़ों का ख़्याल करें, अपना नुकसान ना करें। अगर करेंगे तो वो पूरा भी आप लोगों से ही होगा। इन चीज़ों को ख़्याल रख के तो एहतजाज जो आपका अधिकार है, एक तरीके से कह लें कि पुरअमन कीजिए, बिल्कुल किसी किस्म का कोई नुकसान ना कीजिए, ट्रैफ़िक जो है वो जैम ना कीजिए, एक जगह पे बैठ जाएँ। जो कह लें कि कोई भी जगह हो जहाँ पे किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो, किसी और को नुकसान ना पहुँचे, ताकि आपके मुल्क का नुकसान बच सके। इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के बाकी आपका अधिकार है, आप करिए। लकी भाई जो हैं बहुत समझदार इंसान है और जो बातें इन्होंने की हैं ना यार, बड़ी अच्छी बातें की। और एक और बीच में यार मुद्दा था। वो बांग्लादेश को लेकर जिस तरह से वो नहीं नहीं, ये इंडिया में ही है, जिसकी जिक्र भी किया है बीच में। एक तो जंतर मंतर है ना, हाँ हाँ एक भारती सिंह है और एक और भी था ना बीच में, याद करें आधा घंटा लगा के तो हम बोल देते हैं। ये अभी मुझे याद था यार। चलें आप बोलना स्टार्ट करें। ये फिर Disclaimer- याद आ जाएगा, ये फिर वो बीच में बोलने नहीं बोलेगा। बोलता। मैं तुझे ले लूंगा टांगों के नीचे। यार एनीवेज, जो बीच में मेन मुद्दा जो है वो जिस चीज़ को डिस्कस किया गया इन सारी चीज़ों को लेकर, एक वैक्यूम का उन्होंने कहा कि एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है और ये प्रेशर जो है इंटरनल मैटर को जो है वो कह लें कि डिस्क्राइब करता है थोड़ा बहुत, जो भी हालात चल रहे हैं। हम कहीं ना कहीं बात करते थे रिएक्शन में कि इंडियन इंटरनल मैटर्स जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं और ये जो है ये जंग की सिचुएशन, जंग की स्थिति जो है पूरे मुल्क में पैदा कर सकता है इंटरनल मैटर्स को लेकर। तो आप लोगों का ओपिनियन बड़ा कड़ा किस्म का आता है और कुछ लोग तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है बड़े फूल बरसाते हैं, यू नो दैट। मतलब वो सिचुएशन होती है। तो भाई हम इसलिए कहते हैं कि हमें पता है हमारे मुल्क में किस तरह की सिचुएशंस हुई
लोग, क्योंकि हम यहीं के हैं, हम यहीं के रिहायशी हैं, पाकिस्तान की ही हैं जनता, और हम जानते हैं हम पे कौन कौन सा प्रेशर डाला गया, किस तरह जो है तब्दील हुई चीज़ें, हुकूमतों ने क्या क्या जो है वो प्रेशर डालने की कोशिश की, किस तरह ज़ोर ज़बरदस्ती टैक्स लेने की कोशिश की। करंट सिचुएशन में भी कुछ सिचुएशन जो है वो डिफरेंट नहीं है, तो हम उस चीज़ को फेस कर रहे थे। तो हमें एक कंट्री जो है वो स्टेबल है, बेहतर है, उसको देखकर उस पर जब ये चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं ना, छोटी छोटी, कि रेप केस हुआ तो वो डॉक्टरों को जो है, डॉक्टर्स को के साथ, वो लड़की के साथ, और लोगों को बचाने की कोशिश की गई, सबूत मिटाने की कोशिश की गई, तो लगा कि सिस्टम खुद नंगा हो रहा है। सिस्टम खुद बता रहा है कि भाई हमें अभी भी खामियां मौजूद हैं, हम भले जो है वो वर्ल्ड पावर बनने के नज़दीक नज़दीक हैं, इकॉनमी बेहतर है हमारी, हर चीज़, लोग पढ़े लिखे भी हैं, हम हर शोबे में आगे जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कमियां जो बेसिक नीड्स जो होती हैं एक कंट्री को बिल्ड करने के लिए, वो हम में नहीं है। तो कोर, असल जो कोर है ना कंट्री का, वो कहीं ना कहीं अभी भी लग रहा था डैमेज है, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, वर्क नहीं कर रहा, वो घूम नहीं रहा जिस रिदम के हिसाब से घूमना चाहिए। ये प्रॉब्लम जो है उसे रोक रही हैं। तो ये प्रॉब्लम हमें लगा कि हमारी कंट्री में थी, तो बढ़ती बढ़ती इतनी बढ़ गई है कि अब लोगों को आदत हो चली है, लोग कहते हैं ये रोज़ का ही है, लोग इग्नोर कर देते हैं, अपने कामों में लगे हुए हैं, सर दिया हुआ है, उन्हें ये नहीं पता जब तक उनके सर के ऊपर नहीं पड़ती। तो हमें लगता था कि यार ये कंट्री स्टेबल है, इसको बेहतर होना चाहिए, चीज़ें हम एग्जाम्पल देते थे कि इंडिया में ये चीज़ें बेहतर हो रही हैं, इंडिया में ये चीज़ बेहतर है, पाकिस्तान में भी होनी चाहिए थी, हम एग्जाम्पल दे देते। कहीं ना कहीं अब वो चीज़ें जो ये लकी भाई जो हैं वो बयान कर रहे हैं, मैं इनकी बात को लेकर भी आगे आ रहा हूँ, क्योंकि ये जो है एक आपके लोग हैं, आपके क्या लें कि सिक्योरिटी का मेन सदस्य कह लें, एक पिलर कह लें उस सिस्टम का, ठीक है, या एक छोटा सा हिस्सा ही कह लें, एक ईंट जो है, एक टाइल जो है, एक वो कह लें आप, ये हिस्सा है आपके सिस्टम का, और ये बेहतर तरीके से डीप डाउन रियलिटी जानता है कि चीज़ें किस तरह इम्प्लीमेंट हुई हैं, क्या हुआ है, क्या चल रहा है। इन्होंने नेपाल का बोला कि हुकूमत गिर जाएगी, और भी इन्होंने टिप्पणियाँ की, वो एक और पॉडकास्ट है, हमने तो आरजे रौनक भाई जो है उनके साथ जो पॉडकास्ट हुई थी उनके ऊपर जो है हमने रिव्यू दिया था, अपना ओपिनियन दिया था, वो देखी थी। तो बंदा भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है, तो एक अच्छी चीज़ है, एक इस बंदे को लोग जो है वो रिस्पेक्ट देते हैं, वो सुनेंगे इसको, और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग सुने और इस चीज़ के ऊपर एग्री करेंगे, हाँ यार ये हमारे मसले मसाइल चल रहे हैं, हमने इनके साथ लड़ना है। मैंने काकरोच जनता पार्टी जो है उसको उस वे से फर्स्ट वीडियो में सपोर्ट किया था कि भाई उनके साथ ज्यादती हुई है, वो अब लोग किधर जाएं जिन्होंने सालों से मेहनत की हुई है, और उनके जो है क्या लें कि उनकी मेहनत की हुई आप उठाकर उनकी गोद से किसी और की गोद में डाल रहे हैं, तो ये ज्यादती है उस बंदे के साथ। आप तो कह लें और कि कैंसिल हो गए पेपर, 22 लाख के कैंसिल हुए, और कितना नुकसान हुआ होगा नुकसान हुआ, उनका। तो पढ़ाई का जो आप सोच सकते हैं एक तालिब इल्म जो है वो किस तरह, मैंने उस वीडियो में मेंशन किया था, ये जो खुदकुशियाँ होती हैं, जिस स्टूडेंट जो है वो खुदकुशियाँ कर लेते हैं, ये इसकी वजूहत ही यही होती हैं। फैमिली प्रेशर है, पता नहीं क्या क्या सिचुएशन चल रही होती है पीछे, किस तरह वो पढ़ रहा है बच्चा, किस तरह वो आगे आया, इस पोजीशन के ऊपर आया है कि वो इंटर जो है वो होने वाला है, और उसी टाइम के ऊपर से पता चलता है ये सिचुएशन होगी, वो तो हर चीज़ ब्लास्ट हो जाती है, कह लें उस वक्त उसे पता नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूँ, आगे क्या होगा। तो फिर क्या होता है, उसे आ जाके लास्ट ऑप्शन क्या होती है कि मैं अपने आप को जो है वो डिस्ट्रॉय कर लूँ। ये सारी सिचुएशन जो है वो चल रही होती है। इस बंदे ने थोड़ा बहुत डिस्क्राइब किया है, और जो है दिखाया है कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे प्रेशर बिल्ड हो रहा है, तो अब इस प्रेशर को रोकने की कोशिश करें। आम जनता जो है उसका भी बड़ा किरदार बनता है, आप लोग जो है इस चीज़ को कम करें। बहुत सारी खामियां आप लोगों में भी हैं, बहुत सारी खामियां जो है हुकूमत में भी हैं, तो मिलजुल के काम करेंगे तो ये चीज़ें रिजॉल्व होंगी। वो ई पेट्रोल जो डिस्कस किया गया, उसी की बात कर रहा था मैं, अच्छा उस पर अपने बात करनी, उसी की बात कर रहा था कि वो एक मुद्दा था जिस पे बात करनी थी, तो वही कह रहा था। मैंने देख लिया, याद भी आ गया, लेकिन मैंने मैंने कहा नहीं आप बोल ले। नहीं नहीं मैंने नहीं देखा, मेरे तो वैसे ध्यान में कैरी ऑन, मैं तो वैसे उसके ऊपर जी। नहीं नहीं, बोले आप अपनी बात बहरहाल रखें। वो पेट्रोल का था, तो लोगों ने कहा, मैंने इसने क्रिटिसाइज किया, मैंने थोड़ा सपोर्टिव वे में बोला कि हाँ यार, इसने भी अपना मौक़िफ़ रखा, मैंने भी उसी मौक़िफ़ को उस वे से सपोर्ट किया कि यार हाँ, एक इंडस्ट्री जो है बिल्ड होती है और वो इस तरह के इंजन तैयार करती है, तो लोगों को फिर वो कम रेट के ऊपर वो जो है प्रोवाइड की जाए व्हीकल्स वगैरह और जो भी है, ठीक है, तो लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, ई पेट्रोल जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इथेनॉल जो है वो उससे इंजन डैमेज। लेकिन जो अभी नाउ ऑन करंट चल रही हैं उनमें प्रॉब्लम होगी। लोग, एक आम बंदा जो है मेहनत मजदूरी कर रहा है,
भाई उसके पास वो घर के खर्चे करने के बाद पैसे नहीं बचते, वो अपना इंजन जो है किस तरह ठीक करवाएगा 7,000 में या 10,000 में इंजन, जहाँ पे एक बोलते हैं बांधना, मतलब कि इंजन रीओपन किया जाता है, उसे ठीक किया जाता है, जो भी उसमें खामियां हो उसे दोबारा जो है रिबिल्ड किया जाता है, लगाया जाता है। आजकल तो मेरे ख्याल में 12-10-12,000 अगर अच्छी मतलब एक नंबर चीजें डलवाई जाए तो 12-13,000 कहीं नहीं गया। तो एक गरीब बंदा जो है मोटरसाइकिल का, बाइक का वो जो हमारी 70 है उसका होंडा 70 जो है, और 125 125 जो है, और मतलब आप देख ले यहाँ पे रेट, और एक आम बंदा किस तरह करेगा, ठीक है। और फिर ये प्रॉब्लम जो है वो बंदे को फेस करने में लोग फिर अपनी चीज़ें ओपन कर करके दिखा रहे हैं, मैसेज जा रहे हैं गवर्नमेंट तक कि यार ये बर्डन बाई फोर्स मत डालो हम लोगों के ऊपर। ये गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, इसमें अवाम का कसूर नहीं है, इसमें गवर्नमेंट जो है उसको अमल दरामद करना चाहिए कि हाँ पेट्रोल कम हो रहा है, लोगों को वक्त तो दें यार, उनको टाइम तो, उन्होंने घर में थोड़ी खड़ी की हुई है वो। नहीं यही तो मैं बात करने लगा था ना कि उस दिन भी मैंने यही बात की थी कि ठीक है एक चीज अच्छी है, इथेनॉल जो है वो E20 जो पेट्रोल है वो मिल रहा है, अगर इंडिया में सस्ता मिलेगा तो एक अच्छी चीज है, एक अच्छी चीज की तरफ कदम है कि पेट्रोल पे जो है निर्भरता जो है वो कम हो जाएगी और अपने मुल्क से इथेनॉल जो है वो बनेगा, 20% जो है वो कम हो जाएगी निर्भर जो वो भी दूसरी कंट्री रिसाइकलिंग पे के है। थ्रू ठीक हो गया। ये एक अच्छी चीज है, लेकिन ये जो वीडियो में पिछली वीडियो में हमने देखा था उसमें जो इथेनॉल वाली थी उन्होंने बताया था कि नहीं वो उनकी अनके सर की थी शायद, अनके सर की थी ना शायद, आरजी रोनिक थे ना, वो उन्होंने कहा था रिसाइकलिंग ये खेतों से और ये होगा और वो इससे ये दूसरी फसलें जो भी काम हो सकती है, मेरे ख्याल में अंके सर की थी, चले खैर उन दोनों में से किसी चले। एक की थी। तो बात ये थी कि लोगों ने जो है वो मिक्स कमेंट में हमारे मैंने देखे थे कि मिक्स जो है वो रिएक्शन थे, कुछ कह रहे थे कि नहीं ये नहीं सही, कुछ कह रहे थे कि नहीं बिल्कुल ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल ठीक है कि इथेनॉल जो है वो बन रहा है, उस वक्त भी मैंने यही कहा था। लेकिन मसला ये है ना कि जो पुरानी गाड़ियां हैं उनका जो है इंजन उसका कसूर तो नहीं है। कुछ लोगों ने कहा जी वो वैसे ही जो है वो खराब होगी, तो इन्होंने कह दिया जी इथेनॉल की वजह से खराब हुई। तो ये एक रीजन नहीं है कि मतलब कि अगर पहले से ही खराब थी तो ये वो कि पहले से खराब थी तो पहले काम क्यों नहीं निकला, बात तो ये है ना। तो जो पेट्रोल पंप पे सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल वाला ही पेट्रोल ले सकते हैं, इथेनॉल के बगैर पेट्रोल नहीं ले सकते, प्योर जो पेट्रोल है वो ऑप्शन भी होना चाहिए था अभी, क्योंकि अभी पूरी तरह से जो है इथेनॉल वाले इंजन नहीं है, तो इसलिए जो है वो ऑप्शन रखना चाहिए था, मैंने यही कहा था। बाकी जब तक जो है वो न्यू नहीं आ जाती सारी गाड़ियां हर किसी के पास, उस वक्त तक जो वो ऑप्शन रहना चाहिए था प्योर पेट्रोल वाला भी। तो ये चीज़ जो है वो कई लोगों ने तो इस चीज़ को मतलब कि समझा कि ये बिल्कुल गलत है, ये लोगों के इंजन खराब कर रहे हैं, अपना फायदा देख रहे हैं। फायदा यार जिसको भी हो रहा है, गवर्नमेंट को हो रहा है, जिसको भी हो रहा है, लेकिन अवाम का नुकसान हो रहा है। उस चीज़ को गवर्नमेंट को ही ध्यान में देना चाहिए कि अवाम मतलब उन्होंने कहा कि इतने पैसे इकट्ठे करके मतलब या लोन लेके जो है वो गाड़ी खरीदते हैं, तो 2-3 साल बाद जो है गाड़ी का इंजन जो है खराब हो जाए फिर जो है लोन लेके उसको ठीक करवाएंगे, तो ये उस पर एक बर्डन पड़ जाएगा। तो ये चीज़ें जो है वो ज़ाहिर है गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए अवाम के लिए कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है कदम अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं सही, लेकिन फ्यूचर में आहिस्ता 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 होता है आगे, एकदम से जो है वो सिर्फ E20 ही डलवाना है, दूसरा ऑप्शन नहीं रहा, तो ये मैं समझता हूँ कि ज्यादती है 2023 से पहले पहले वाली गाड़ियों के साथ जिनके पास वो हैं। बहरहाल जी यही मुद्दे हैं और यही चीज़ें डिस्कस की गई, और आप क्या ओपिनियन रखते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इनकी जो वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।